हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। हम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप ही की टेक्स्ट बुक के चैप्टर 8 हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 133 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो बाइनरी फिजन होता है वो मल्टीपल फिजन से किस प्रकार डिफरेंट है, किससे अलग है। तो अब यहाँ पे हमने डायग्राम भी बताया है और अच्छे से बताया है आपको। देखते हैं आंसर इसका। जिसका आंसर है कि इन बाइनरी फिजन में क्या होता है, अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, अमीबा एंड बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। अब इसमें है कि जो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, वो डिवाइड हो जाती है किसमें, टू इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। और अमीबा और बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा ही डिवाइड होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, एक आपका ये अमीबा है। अमीबा अपने जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसने इससे बाहर निकलना चालू किया और दो हिस्सों में डिवाइड होना चालू कर दिया। और धीरे धीरे उसने यहाँ से कट गया, वो अलग हो गया और खुद को अलग कर लिया। और इस तरह से वो दो अलग सेल बन गई और दो अमीबा पैदा हो गए। तो इस तरह से होता है बाइनरी फिजन, मतलब एक सिंगल सेल डिवाइड इनटू अ टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। अमीबा में भी हो सकता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल होती है, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, बहुत साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक करके। और प्लाज्मोडियम डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम एक होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, फंजी, जो भी हो। तो उसमें जो है आपका, तो ये मल्टीपल फिजन के जरिए क्या होता है, डिवाइड हो जाता है बहुत सारी डॉटर सेल्स में। अभी देखिए ये आपका मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये देखिए छोटे छोटे कितने सारे में डिवाइड हो गए। और इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है जब, तो ये सारे सब फ्री हो जाते हैं और सब अलग अलग में सर्वाइव करने लगते हैं। तो ये होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट इज़ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अब वो कह रहे हैं कि जब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा यदि वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे हमने स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन का अब देख सकते हैं किस तरह से होता है। और एक बहुत सारे स्पोर्स के फॉर्मूला फॉर्म हो जाते हैं और एक थिक लेयर होती है जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है, तो सारे यहाँ से निकल जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, कि पहला फायदा ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम में। देखिए ये होता है स्पोरेंजियम। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। और स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली बाय एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। तो जो स्पोर्स होते हैं वो हवा के जरिए बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही जगह पर और एक ही जगह पे जो कंपटीशन होगा उनके सर्वाइवल का, तो वो नहीं होता। हवा के जरिए बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, तो उससे कंपटीशन नहीं होता उनके सर्वाइवल के लिए। अब एक और आंसर है इसका, एक और पॉइंट है कि क्या फ़ायदा होता है, कि स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ थिक बॉल। अब स्पोर्स जो होते हैं वो एक थिक बॉल से कवर होते हैं। हमने बताया था आपको, यहाँ पे थिक बॉल होती है जिसमें उसके अंदर सारे स्पोर्स होते हैं। तो वो उस थिक बॉल से कवर होती है, तो जिसके कारण इससे क्या होता है, टू प्रिवेंट डिले, नहीं डिहाइड्रेशन, जो कि उनको डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब उसे पानी की कमी नहीं होने देता वो, अंडर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनसे उसे बचा लेता है डिहाइड्रेशन से। तो ये सारे जो फायदे थे आपके स्पोर फॉर्मेशन के थे।
अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न, क्या आप हमें रीज़न बता सकते हो कि वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। अब इसमें हमें बताना है कि क्या आप बता सकते हो रीज़न को कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नए इंडिविजुअल को जन्म नहीं दे सकते, राइज नहीं दे सकते, पैदा नहीं कर सकते इन रीजनरेशन के द्वारा। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। इसमें जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा हो गया, और प्लेनेरिया इस तरह से रहता है, देखिए। और ये क्या करता है, अपने कई 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और एक हर हिस्सा इसका अलग अलग आपका बना लेता है, अलग अलग नया नया प्लेन एरिया बना लेता है। तो इस तरह से वो हो जाता है प्लेन एरिया में रीजनरेशन के जरिए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। वो अपने बॉडी पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म कैन यूज दिस प्रोसेस, सिंपल ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। द सिंपल ऑर्गेनिज्म कैन यूज दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी एक ही टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल से बनी रहती हैं, इसीलिए वो इसको प्रोसेस से अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इन सब के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, और हर बॉडी पार्ट जो होता है वो अलग अलग काम करने वाला होता है। तो सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं एज इंटरकनेक्टेड यूनिट, एक इंटरकनेक्टेड यूनिट के जरिए। और दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। वो क्या कर सकते हैं, केवल अपने बॉडी पार्ट्स जो उनके ख़त्म हो जाते हैं उनको रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे स्किन, जैसे हमारी स्किन ख़राब हो जाए, ठीक है, कट जाए, फट जाए, तो उसके जरिए आपकी नई स्किन आ सकती है। मसल्स वगैरह जो रहती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। ब्लड वगैरह बहुत सारा गिर गया तो वो भी रिकवर हो जाता है। तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट गिव द राइज ऑफ न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल को जन्म नहीं दे सकते थ्रू रीजनरेशन। तो यही कारण है कि मल्टीपल जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेशन के जरिए एक नए इंडिविजुअल को जन्म नहीं दे सकते। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब उसको किया जाता है किस लिए, अब अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जैसे आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, तो गुलाब का पेड़ जो होता है ना वो कभी ऐसे नहीं लगता, उसका कोई बीज नहीं होता, उसकी कलम, मतलब एक उसकी टहनी काट के हम लोग गाड़ देते हैं मिट्टी में, उसी से वो पेड़ हो जाता है। उसी तरह से एक बायोफाइलम होता है जिसे हम पत्थरचट्टा कहते हैं, तो उसकी पत्ती को लगा देते हैं तो उस पत्ती से भी एक नया पेड़ बन जाता है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसे प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि इट इज grow to is used to grow a plant which viable seeds are not formed, or very few seeds are produced, for example orange, banana and pineapple। जो ये क्या होता है कि ये ऐसे प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिसमें वेरिएबल सीड्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन अच्छे प्रकार के कच्ची क्वालिटी की अच्छी किस्म के सीड्स नहीं हमें मिल सकते, नहीं मिल पाते, और केवल कुछ ही फ्यू सीड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, ऑरेंज है, बनाना है और पाइनएप्पल है। तो इनमें हमें अच्छी प्रकार के सीड्स नहीं मिल पाते,
तो इसलिए इनका हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए ग्रो कर सकते हैं। और इट हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स इन आवर एरियाज, मतलब जी हमारे एरियाज़ में प्लांट्स ग्रो करने के लिए उन नए एरियाज़ में भी प्लांट ग्रो करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स टू प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट, जहाँ पे सीड जर्मिनेशन जो है वो फेल हो सकती है नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ मोस्ट रैपिड, ईजियर एंड चीपर मेथड, ये बहुत ही जल्दी क्विक, बहुत ही जल्दी मेथड है, बहुत और ईजियर है, बहुत ही आसान है, और चीपर है, सस्ती मेथड है, जिससे हम लोग प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और बाय दिस मेथड गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वैरायटी कैन बी प्रिजर्व, एक अच्छी क्वालिटी की जो प्रजाति है और वैरायटी जो है उसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये सारे फायदे थे किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि वाई डीएनए कॉपिंग इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का एक असेंशियल पार्ट क्यों है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि जो डीएनए कॉपिंग है वो असेंशियल पार्ट है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है किसका, रिप्रोडक्शन का। क्योंकि बिकॉज इट प्रोसेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो क्या है कि पेरेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे उनके ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके वंशजों में ट्रांसफ़र कर सकता है। इट डिटरमाइन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन इंडिविजुअल, वो जो ये क्या करता है, किसी जो बॉडी डिज़ाइन होता है इंडिविजुअल का उसको डिटरमाइन करता है, उसको डिसाइड करता है। द रिप्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं ना वो डीएनए की कॉपी प्रोड्यूस कर देती हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन के जरिए। एज अ रिजल्ट इन 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, इससे क्या होता है कि 2 कॉपी होती हैं जो डीएनए की, वो फॉर्म हो जाती हैं। द कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक्स प्लेस along with the creation of एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर, जो आपका जो डीएनए कॉपिंग होती है वो हमेशा टेक प्लेस करती है, मतलब कब होती है, विथ द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ ही वो प्रोड्यूस होती है। अब इसमें क्या करें, द दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ सेल टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो ये प्रोसेस कब होती है, डिवीज़न ऑफ सेल्स के लिए, जब सेल्स का डिवीज़न होता है और नई सेल्स फॉर्म होती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 133 पर थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।